डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो ये समझना है कि कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी किसी सोल्यूशन की या डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर जो हम करने वाले हैं कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ नहीं बल्कि क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करना क्योंकि ईजी रहता है, उसमें हम वाटर ऐड कर देते हैं या सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद डिल्यूशन। डिल्यूशन का मतलब होता है कि हम उसको डिल्यूट करने वाले हैं। तो ये हम पहले करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और फिर करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। कि डिल्यूशन का मतलब हुआ कि कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करने से मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी या इंक्रीज़ होगी, ये आपको समझना है। तो ये हम पहले कर लेते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी जो है वो कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करने से डिक्रीज़ होगी या इंक्रीज़ होगी, ये हम ग्राफ से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये प्लॉट कर देते हैं, ये मोलर कंडक्टिविटी हो गई और इधर जो है हम कंसंट्रेशन प्लॉट करते हैं। तो कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज़ होने से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, यही आपको समझना है। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जैसे कि NaCl और KCl। और जब इनका एक्वा सोल्यूशन लें तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी, वो किस बात पे डिपेंड करती है। तो एक तो डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयन्स पर और दूसरा किस पर डिपेंड करती है, मूवमेंट ऑफ आयन्स पर, क्योंकि आयन का मूवमेंट होनी चाहिए तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे। तो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये क्या होते हैं, फुली डिसोशिएटेड इनटू आयन्स होते हैं। फुली डिसोशिएटेड इनटू आयन्स का मतलब है कि ये जितने भी आयन्स वो दे सकता है सोल्यूशन में मैक्सिमम वो उतना डिसोशिएट हो जाते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि जब हम उसका डिल्यूशन करते हैं, मतलब कि वाटर ऐड करते हैं, तो नंबर ऑफ आयन्स सेम ही रहते हैं, वो इंक्रीज़ नहीं होते हैं। तो मोमेंट ऑफ आयन के बारे में आपको बताना है। अगर हम लेते हैं काफ़ी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, स्टार्टिंग में हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लेंगे, मतलब कंसंट्रेशन हाई लेंगे और कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करते रहेंगे उसमें वाटर डालकर, मतलब उसका डिल्यूशन करेंगे। तो हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में क्या होता है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है ग्रेटर होने से, ज़्यादा होने से क्या होगा, उनका कंडक्टिंग एबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब कंडक्टेंस कम होगी क्योंकि आयन्स की मूवमेंट नहीं है। तो फिर भी वैसे तो इलेक्ट्रोलाइट जो स्ट्रॉन्ग हैं उनमें नंबर ऑफ आयन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और किसी भी कंसंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ही रहती है। लेकिन जब हम उसका डिल्यूशन करते हैं, डिल्यूशन करने से क्या होगा, मूवमेंट ऑफ आयन जो है वो क्या होने लगेगी, इंक्रीज़ होने लगेगी। और इसकी वजह से ये जब वाटर डालेंगे तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या हो जाएंगी, डिक्रीज़ हो जाएंगी। इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज़ होने से मूवमेंट ऑफ आयन जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो आपको याद ये रखना है कि जब हम कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टेंस जो है वो क्या होने लगती है, धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है। तो ये बहुत थोड़ा सा ही इंक्रीज़ होगी, बहुत ज़्यादा नहीं। और जब हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करते जाएंगे तो आगे आपको मान लीजिए उसमें वेरिएशन कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो हम ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट कर सकते हैं ताकि हमें ज़ीरो कंसंट्रेशन पर वैल्यू मिले। ज़ीरो कंसंट्रेशन पर जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट ज़ीरो कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। इनफाइनाइट डिल्यूशन का मतलब है कि आपने बहुत ज़्यादा डिल्यूट कर दिया है, तो उसको हम लैम्डा m इन्फिनिटी से भी रिप्रेजेंट करते हैं या लैम्डा m 0 से। तो इसको जो है, जो मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है, जो हो सकती है ज़ीरो कंसंट्रेशन पर, उसको मोलर लिमिटिंग कंडक्टेंस भी बोलते हैं कि वो कितनी ज़्यादा मैक्सिमम हो सकती है। तो वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सपोज ये KCl के लिए ग्राफ बनाया है, तो इस तरीके से ये ग्राफ आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करने से
जो है मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी ड्यू टू द इंक्रीज़ इन मूवमेंट ऑफ आयंस, आयंस की मूवमेंट होने से। तो वो आयंस को सोल्यूशन जो है, सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा मिल जाएगा और इसलिए आयंस की मूवमेंट बढ़ जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा इस तरीके से, ये y एक्सिस होती है और ये x एक्सिस होती है, तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y = mx + c, जिसमें y तो ये y एक्सिस होता है, x एक्सिस इधर होता है और c जो होता है वो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस होता है और m क्या होता है, स्लोप। तो m जो है मैथमेटिक्स में स्लोप जो है वो आपको tan थीटा बताया जाता है। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 होता है, मतलब कि ये लाइन इस तरीके से आ जाए, तो वो स्लोप जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे उस जैसे ये इस केस में है, क्योंकि थीटा ज़्यादा है 90 है, तो स्लोप जो है वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ये इक्वेशन y = -mx + c टाइप की होगी इस लाइन की। तो वो एक्चुअल इक्वेशन क्या है, देखिए y एक्सिस पर तो क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, और इसका स्लोप जो है सपोज b है, b ले लेते हैं क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, और ये कंसंट्रेशन के साथ, एक्चुअली ये किसी साइंटिस्ट ने वो कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट के साथ प्लॉट किया था, तो ये हो गया। और प्लस जो है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस जो है ये λm0 है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है जो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है। तो इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख लेता हूँ, λm0 - b√c। तो ये एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जो इस लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और इसको बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं डिवाई-हक्कल-ओनसागर इक्वेशन। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं DHO इक्वेशन। तो DHO इक्वेशन जो है, डिवाई-हक्कल-ओनसागर इक्वेशन, वो इस लाइन की इक्वेशन है। तो इससे हमें यहाँ ये पता चलता है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करने से मोलर कंडक्टिविटी होती है इंक्रीज़, हालांकि उसकी मोलर कंडक्टेंस पहले से ही काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसको ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करके हम मोलर लिमिटिंग वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो ये था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और आगे हमें करना है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो आगे देख लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, CH3COH, जैसे कि एसिटिक एसिड है और ये फुली डिसोशिएट इनटू आयंस नहीं होता, मतलब कि जब इसका सोल्यूशन बनाते हैं तो नंबर ऑफ आयंस, इसमें कौन कौन से आयन होंगे, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो ये इन आयंस का जो नंबर है इसमें कम होगा, क्योंकि ये फुली डिसोशिएटेड इनटू आयंस नहीं होता। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरेटिवली इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो काफ़ी कम होगी हाई कंसंट्रेशन पर। और जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेंगे तो पहले की तरह जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ तो होगी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस, आयंस की मूवमेंट बढ़ेगी। एक इसकी डिसोशिएशन, जैसे सपोज पहले 100 मॉलिक्यूल आपने लिए थे और उसमें से 5 ही आयंस में डिसोशिएट हुए, जब आप इसको डिल्यूट करेंगे तो 5 और सपोज डिसोशिएट हुए, फिर थोड़े और हुए। तो इस केस में क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस भी क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं, और मूवमेंट ऑफ आयंस भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो जब आप कंसंट्रेशन काफ़ी डिक्रीज़ कर देते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो ये सडनली इस तरीके से चली जाती है और कंडक्टेंस जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ क्यों हो रही है, तो वो मूवमेंट ऑफ आयन इंक्रीज़ होने से और साथ के साथ नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज़ होते हैं। तो इस तरह से वेरिएशन होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, इस तरीके से होता है, मतलब कि कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करने से ये भी इंक्रीज़ होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी इंक्रीज़ होता है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की पहले ही काफ़ी ज़्यादा थी तो वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ होगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो पहले ही काफ़ी कम है। और जब कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करते हैं, ख़ास तौर से इनफाइनाइट डिल्यूशन के पास, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो जिसका रीज़न मैंने आपको बताया, मूवमेंट ऑफ आयन का इंक्रीज़ होना और नंबर ऑफ आयंस का भी इंक्रीज़ होना। तो ये था वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए
वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की होगी कि ग्राफ से ये पता चल रहा है कि इस केस में लैम्डा m0 की वैल्यू जो है, जो मोलर लिमिटिंग वैल्यू है, उसको फाइंड आउट करना वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो कैसे पॉसिबल होगा वो हम अगले टॉपिक में आपको बताएंगे। तो अभी आपने इसका समझ लिया है कि मोलर कंडक्टिविटी जो पूरे सोल्यूशन की कंडक्टिविटी है उसका जो वेरिएशन है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से वो इंक्रीज ही होती है। तो आगे देखते हैं वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो आपको बताना है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, तो ये समझना है। तो पहले तो आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी याद होगा, जिसको के से या कॉपा से रिप्रेजेंट करते थे। इस तरह से जब आपने उसको डिफाइन किया था तो वहाँ पे क्या आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वाज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो एक स्पेसिफाइड वॉल्यूम की जो कंडक्टिविटी होती है उसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या सिर्फ कंडक्टिविटी लिखा होता है कई बार, तो वो बोलते हैं। तो जब हम इसमें डिल्यूशन करेंगे, मतलब इसमें वाटर डालेंगे, तो वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, ये देखिए। तो आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि ये मान लीजिए आपने थोड़ा सा सोल्यूशन लिया, ये सपोज 2 सेंटीमीटर क्यूब है, 2 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसमें किसी इलेक्ट्रोलाइट के 100 आयंस हैं। तो 100 अगर आयंस हैं, ये बस एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 1 सेंटीमीटर टोटल 100 आयन है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, 50 होंगे। अगर हम इसको डिल्यूट कर देते हैं और सोल्यूशन जो है हमारा बन जाता है सपोज 4 सेंटीमीटर क्यूब, तो 4 सेंटीमीटर क्यूब बनने के बाद क्योंकि नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही हैं, तो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब कितने हो जाएंगे, अब क्या हो जाएंगे, अब वो 25 हो जाएंगे, पहले वो 50 थे। और इस तरह से जब आप इसका डिल्यूशन करते चले जाओगे तो वो 100 आयन पूरे सोल्यूशन में रहेंगे, तो वो नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन जो है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये बात आपने नोटिस कर ली है कि डिल्यूशन से, विद डिल्यूशन नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी डिल्यूशन से क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है डिल्यूशन से डिक्रीज होती है, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो जबकि मोलर कंडक्टिविटी जो आपने स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ी थी अभी, तो उसमें आपको ये बताया गया था कि मोलर कंडक्टेंस जो है वो डिल्यूशन से क्या होती थी, इंक्रीज होती थी, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है ये क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो आपने दोनों को बड़ा ही ध्यान से समझना है कि कौन से केस में इंक्रीज होता है, कौन से केस में डिक्रीज होता है। तो कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ HCl एंड NaCl विच विल हैव ग्रेटर वैल्यू ऑफ लैम्डा m0, मतलब मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो अगर आप HCl का सोल्यूशन लेते हैं और उतने ही कंसंट्रेशन का NaCl का सोल्यूशन लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसकी मोलर कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। देखिए इसमें Cl तो सेम ही है, इसमें यहाँ पर H आयन है और उसमें यहाँ पर क्या है, सोडियम आयन है। तो आपको पता है कि H आयन थोड़ा स्मॉलर साइज़ का है, तो इसका स्मॉलर साइज होने की वजह से इसका आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होने से मतलब मूवमेंट ज़्यादा होने से तो HCl की मोलर कंडक्टिविटी ही ज़्यादा होगी इस केस में। तो इसका सिंपल आंसर यही है कि HCl की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी ड्यू टू स्मॉल साइज एंड ग्रेटर आयनिक मोबिलिटी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड, वाई इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट शोज डेविएशन फ्रॉम DHO इक्वेशन। DHO इक्वेशन जो आपने पढ़ी है अभी, डिबाई हक्कल ऑनसागर इक्वेशन। तो जब सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तो वो DHO इक्वेशन से थोड़ा डिविएट करता है। तो इसका ग्राफ अभी जो आपको प्लॉट किया था, तो वहाँ पे आपको एक बात नोटिस करनी थी, ये कंसंट्रेशन इस तरीके से था, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर था और यहाँ पर ये मोलर लिमिटिंग वैल्यू जो है फाइंड आउट करते थे लैम्डा m0, 0 कंसंट्रेशन पर कंडक्टिविटी। और जब हाई कंसंट्रेशन थी तो यहाँ पर ग्राफ थोड़ा सा वो स्ट्रेट नहीं था, थोड़ा सा इधर
बेंट हो रहा था, तो मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन बिहेवियर नहीं रहता सॉल्यूशन का एट हायर कंसंट्रेशन। तो हायर कंसंट्रेशन पर ऐसा क्या होता है कि जो उसमें ग्राफ में प्रॉब्लम रहती है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, तो वो है ड्यू टू ग्रेटर इंटर आयनिक अट्रैक्शन। तो ग्रेटर इंटर आयनिक अट्रैक्शन होने से वो आयंस जो हैं उनकी आपस में इंटरेक्शन ज़्यादा होने की वजह से तो मूवमेंट जो है वो कम रहती है। तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज़्यादा होने से तो वहाँ पर उसका बिहेवियर एक तरह से आइडियल नहीं रहता है, और ग्राफ जो है यहाँ पर पर्टिकुलरली जाकर वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं नज़र आता। तो ये इसका इंटर आयनिक अट्रैक्शन का ही इसका रीज़न है। तो इसलिए वो ग्राफ जो है DHO इक्वेशन से थोड़ा सा डिविएट कर जाता है। और अगला एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, थर्ड, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन डिक्रीजेज विद डिल्यूशन। तो कंडक्टिविटी का मतलब यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ही है। तो ये कई बुक्स में इसी तरह से लिखा होता है, तो बच्चों को पता नहीं चलता। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो भी बताया था, डिल्यूशन से क्या होती है, डिक्रीज होती है ड्यू टू द डिक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन जो है वो अभी बताया था कि डिक्रीज हो जाते हैं। तो इसलिए कंडक्टिविटी डिल्यूशन से क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक पे बनते हैं जो आपने रीड कर लेने हैं।